नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ होते उसके सहयोगियों की, दिग्विजय की कथित ऑडियो चैट पर शुरू हुई सियासत की। जानेंगे कि पंजाब में अकाली दल की क्या है रणनीति, वैक्सीन पर सरकार की नीति से क्यों बढ़ रही है परेशानी। बात करेंगे मोदी मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार की। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर छिड़ी तकरार की और बुलेटिन के आखिरी में बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीजेपी का मिशन तेज, टीआरएस विधायक राजेंद्र ने दिया इस्तीफा। 14 जून को दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में थामेंगे बीजेपी का दामन। रेलवे स्टेशनों पर फिर शुरू होगी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगा दी गई थी रोक। शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा दावा, कहा बीजेपी विरोधी दलों के महागठबंधन की जरूरत है। मोदी सरकार के खिलाफ जल्दी ही तैयार होगा महागठबंधन। प्रियंका गांधी ने फिर प्रधानमंत्री को घेरा, कहा पीएम के लिए भारतीय नागरिक नहीं बल्कि राजनीति प्राथमिकता है, उन्हें सिर्फ अपने प्रचार की चिंता रहती है। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 4 साल तक सहयोगियों को आंखें दिखाने वाली बीजेपी जब मुश्किल में दिखी तो सहयोगियों ने उसे आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सुर बदले हुए हैं तो सहयोगियों के तेवर बदल चुके हैं। निषाद पार्टी ने तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि हमारी मांगों को तुरंत मानो, नहीं तो अपना रास्ता अलग समझो। तो आखिर क्यों बीजेपी के सहयोगी उसे दिखा रहे हैं आंख? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों के आंदोलन के चलते बीजेपी ये मान चुकी है कि अगर उसके खाते में कुछ सीटें भी आ जाती हैं तो वो बड़ी उपलब्धि ही होगी। पंचायत चुनावों में बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में साफ हो गई थी। पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड पर है। प्रदेश में पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसीलिए इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। पूर्वांचल में क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी लोकप्रिय हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का यहाँ बड़ा जनाधार है और इनके सहयोग से ही 2017 में बीजेपी को यूपी में बड़ी जीत मिली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के चलते सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से किनारा किया। अपना दल भी कभी भी साथ छोड़ सकता है और निषाद पार्टी के सुर भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना दल के अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुई। मुलाकात में अनुप्रिया पटेल ने पिछले 4 साल का हिसाब सामने रख दिया। अमित शाह ने इसके साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से भी मुलाकात कर उनकी शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिलाया। संदेशा ओम प्रकाश राजभर तक भी पहुंचाया गया, लेकिन राजभर की योगी से नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत भी मिल रहे हैं। पहले कहा गया था कि मोदी के करीबियों को मंत्री बनाए जाने के लिए ये विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगियों को बड़ा हिस्सा देने की तैयारी है। निषाद पार्टी की ओर से तो संकेत भी आ गए हैं कि यदि उनकी पार्टी को योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। पूर्वांचल में निषादों का 12% से ज्यादा वोट है, जबकि पटेलों का 10% से कम वोट है। ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है कि वो इन दोनों दलों को अपने साथ रखे। बीजेपी मुश्किल में है। वैसे तो बीजेपी इस समय पूरे देश में ही मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, अगर वहां परेशानी है तो चिंता की बात तो होगी ही। चिंता की बात कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वर्चुअल क्लब हाउस का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद दिग्विजय पाकिस्तानी पत्रकार के एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। दिग्विजय घाटी से विशेष राज्य के दर्जे को हटाने को गलत बता रहे हैं। वैसे हम इस ऑडियो की सत्यता का दावा नहीं करते, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये दिग्विजय सिंह का ही बयान है। तो क्या है इस वायरल ऑडियो में? देखिए ये रिपोर्ट। क्लब हाउस चैट का ऑडियो एक बार फिर सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बन गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भी प्रशांत किशोर का ऐसा ही एक ऑडियो सामने आया था, जिसे बीजेपी ने चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। चुनाव परिणामों में साफ हुआ कि वो ऑडियो वायरल कराने में पीके का हाथ था और बीजेपी पीके की रणनीति में फंस गई थी।
और अब क्लब हाउस चैट का जो ऑडियो बीजेपी सामने लाई है वो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि देश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो घाटी को विशेष राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। डीबी लाइव इस ऑडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। इस तथाकथित ऑडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साहजेब जिल्लानी ने घाटी में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दिग्विजय सिंह से सवाल किया था। जिल्लानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो घाटी पर आगे का रास्ता क्या होगा, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि जो चीज समाज के लिए गलत है वो है धार्मिक कट्टरवाद, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख किसी से भी जुड़ी हो। हर समाज और धार्मिक समूह को ये समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा और विश्वास का पालन करने का अधिकार है। किसी को भी अपनी आस्था, भावनाएं या धर्म किसी पर थोपने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था, दोनों ने साथ काम किया। घाटी से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करना गलत निर्णय है। जब घाटी से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और विशेष राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। दिग्विजय सिंह के इस ऑडियो के वायरल होते ही बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को ये साफ करना चाहिए कि क्या ये पार्टी का स्टेटमेंट है। सियासत में एक एक शब्द की कीमत होती है और चुनाव में एक एक वोट की। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही होना है। चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। मुकाबला कांग्रेस, अकाली दल और आप के बीच माना जा रहा है। बीजेपी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है इस सियासी खेल में। आज अकाली दल ने अचानक विधानसभा चुनाव बीएसपी के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। 25 साल पहले तत्कालीन बीएसपी प्रमुख कांसीराम से अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल मिले थे और 1996 में दोनों ने पंजाब में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये वो दौर था जब देश में बीएसपी तेजी से उभर रही थी। प्रकाश सिंह बादल उस समय विपक्ष के नेता थे और पंजाब के 34% दलित वोटों पर उनकी नजर थी। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब की कुल आबादी में दलितों का हिस्सा सबसे ज्यादा है और सभी पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर हमेशा रही है। इस गठबंधन ने राज्य की 13 में से 11 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। अकाली और बीएसपी का ये साथ ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन 25 साल बाद बीएसपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आने को तैयार हो गए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने अकाली बीएसपी गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि बीएसपी के साथ हमारा ये गठबंधन केवल इस चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले चुनावों में भी दोनों दल साथ लड़ेंगे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब की 117 सीटों में से अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन के संकेत 2 दिन पहले ही मिलना शुरू हो गए थे। शुक्रवार को जब बीएसपी नेता सतीश मिश्रा चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की तो पहली ही मुलाकात में गठबंधन पर डील सील हो गई। गठबंधन तय होते ही आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली गई, जिसमें गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। अकाली और बीएसपी गठबंधन के बाद राज्य में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें वो डिप्टी सीएम का पद किसी दलित नेता को देना चाहते हैं। अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस को चुनौती दे सकता है, क्योंकि पंजाब में दलितों का 34% वोट है। अब देखना होगा कि चुनाव में गठबंधन का फायदा होता है या नुकसान। कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं, जैसा मोदी सरकार का प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने का फैसला। सरकार इसे बदलने को तैयार नहीं है, जिस कारण देश में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। प्राइवेट अस्पताल में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोटा तय कर दिया है। हालत यह है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक फुल है और राज्य परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार क्या एक बार फिर से बदलने जा रही है अपनी वैक्सीन नीति? पहले राज्य सरकारों के जिम्मे वैक्सीन का काम देना और फिर ये कहते हुए यू टर्न लेना कि राज्य जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए केंद्र ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। जबकि अधिकांश राज्यों ने पहले ही सरकार से कहा था कि वैक्सीन की खरीदारी केंद्र करे और केंद्र ही राज्यों को उचित अनुपात में इसका बंटवारा करे, क्योंकि विदेशी कंपनियां किसी राज्य को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं होंगी और बाद में राज्यों की बात ही सच साबित हुई।
कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर वैक्सीन के लिए निकाले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मोदी सरकार ने कुल वैक्सीन का 25% निजी अस्पतालों के लिए तय कर दिया है। सरकार का दावा है कि जून में भारतीय कंपनियां 12 करोड़ वैक्सीन तैयार करेंगी, जिनमें से 3 करोड़ निजी अस्पतालों को मिलेंगी। विदेशी वैक्सीन तो पहले ही निजी अस्पतालों को दिए जाने की तैयारी है। सरकार निजी अस्पतालों के वैक्सीन स्टोर को भर रही है, लेकिन आम इंसान प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि मई के दौरान 7 करोड़ 40 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। इनमें से 1 करोड़ 85 लाख वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अस्पतालों ने 1 करोड़ 85 लाख की जगह सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख डोज ही कंपनियों से लिए। एक और देश का हर राज्य वैक्सीन के लिए केंद्र पर दबाव बना रहा है, वहीं निजी अस्पताल उतनी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है जितना कोटा केंद्र ने उसके लिए तय किया है। इसके पीछे के कारण का भी खुलासा हो गया है। दरअसल सरकार चाहती है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाए, लेकिन महंगी वैक्सीन लेने को कोई तैयार नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों ने 1 करोड़ 29 लाख टीके तो हासिल कर लिए, लेकिन सिर्फ 22 लाख टीके ही अब तक लगाए जा चुके हैं। सरकार की ओर से इन टीकों की कीमत भी तय कर दी गई है, जिसमें कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए, स्पुतनिक वी की कीमत 1145 रुपए और कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए प्रति खुराक तय की गई है। इसमें टैक्स के साथ अस्पतालों के सर्विस टैक्स के रूप में 150 रुपए भी शामिल हैं। यानी साफ है कि लोग प्राइवेट अस्पताल जाकर महंगी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं और सरकार प्राइवेट अस्पतालों का कोटा आम जनता को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या मोदी सरकार फिर से बदलेगी अपनी वैक्सीन नीति? प्राइवेट अस्पतालों को जरूरत से ज्यादा कोटा क्यों दिया जा रहा है? जब वैक्सीन की कमी है तो इसका इस्तेमाल सरकार क्यों नहीं कर रही है? लोगों की परेशानी की सरकार को चिंता नहीं दिख रही है, तभी वैक्सीनेशन के ऐलान के 6 महीने बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। सरकार को चिंता है सियासत की। 5 राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने हैं और मोदी सरकार चुनाव से पहले इन राज्यों को अपनी सरकार में बड़ा प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बना रही है, ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। तो कब तक हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार और सरकार के सामने क्या है चुनौतियां? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं किया गया है। इसकी वजह महामारी तो है ही, लेकिन साथ ही नेताओं की नाराजगी भी है। लेकिन अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। ऐसे में कैबिनेट को नया रूप देना सरकार की मजबूरी है, इसीलिए वो अब बदलाव की कवायद में जुटी हुई है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बीते 2 दिनों से अलग अलग मंत्रियों को समूह में बुलाकर उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू हो गई है और अब तक 3 समूहों से कामकाज का जायजा लिया जा चुका है। मोदी ने पहले दिन रामेश्वर तेली और वीके सिंह समेत कुछ मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पीएम ने कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, आदिवासी मामले, शहरी विकास, संस्कृति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, नागरिक उड्डयन, रेलवे, भोजन और उपभोक्ता मामले, जल शक्ति, पेट्रोलियम, स्टील और पर्यावरण मंत्रालयों के मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया है। समीक्षा बैठक का ये दौर अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के साथ साथ मोदी सरकार सहयोगियों को भी साधने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ बैठक की थी। इसी के साथ जेडीयू से भी विस्तार को लेकर चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि सहयोगियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ कई मंत्रियों की छुट्टी किए जाने के भी संकेत हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जाना है। अब इस बदलाव से साफ है कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल के जरिए चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये विस्तार नेताओं के मन मुताबिक नहीं हुआ तो रार भी छिड़ सकती है, जो उस पर भारी पड़ेगी। मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। सरकार ना तो महामारी को संभाल पाई और ना ही वैक्सीनेशन का काम सही तरीके से कर पाई, बस विपक्ष के खेमे में सेंध लगाने में जुटी रही। विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी में सेंधमारी की गई, उससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में, और अब सचिन पायलट को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पायलट के रुख ने साफ कर दिया है कि वो गहलोत से जरूर नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस से नहीं, जिससे बीजेपी के अरमान पूरे होते नहीं दिख रहे। देखिए ये रिपोर्ट। देश में दूसरी लहर के काबू में आने के बाद एक बार फिर देश के कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही देश की सियासत भी अनलॉक हो गई है। एक बार फिर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई और पंजाब
से बंगाल तक, यूपी से राजस्थान तक सियासी भूचाल देखने को मिल गया। जहां बंगाल और यूपी में बीजेपी में बगावत का दौर तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस कलह से जूझ रही है। लेकिन वो लगातार पार्टी की बगावत को शांत कराने में जुटी है। जहां कांग्रेस पंजाब में सिद्धू की नाराजगी को दूर करती नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में भी पायलट पास आने के संकेत दे रहे हैं। भले ही वो जुबां से कुछ न बोल रहे हों, लेकिन दिल में कांग्रेस से करीबी है। इस बात के संकेत उनके दिल्ली दौरे से मिल रहे हैं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के असंतुष्ट नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई। वो यहाँ 2 दिन तक ठहरेंगे। उनकी ओर से कहा गया है कि वो पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। उनका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से कोई मुलाकात करने का कार्यक्रम नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनकी प्रियंका राहुल समेत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से फोन पर बात हो रही है और जल्द मुलाकात भी हो सकती है। दिल्ली आने से पहले पायलट सुबह पार्टी के पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बात से साबित हो गया है कि पायलट कांग्रेस के अलावा अपना सियासी विमान कहीं और लैंड नहीं कराना चाहते हैं। यहां तक कि वो पार्टी छोड़ने की खबरों को नकार रहे हैं। अब देखना होगा कि पायलट कब तक कांग्रेस के दिल के पास रहते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी परिषद की आज की हुई बैठक की। महामारी की दूसरी लहर में लोग परेशान थे, ना तो दवा मिल रही थी और ना ही ऑक्सीजन। अस्पतालों में बेड भी नहीं थे और सरकार भी लोगों की परेशानी बढ़ाने में जुटी हुई थी। जरूरी दवाओं और मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर सरकार ने भारी भरकम जीएसटी लगा रखी थी। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सरकार जीएसटी हटाने को तैयार नहीं हुई। अब जब महामारी की रफ्तार धीमी पड़ी है, तो सरकार को लोगों का ध्यान आ रहा है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार की ओर से मेडिकल उपकरण और दवाओं को लेकर कई फैसले किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। महामारी को देखते हुए सरकार की ओर से देर से ही सही, लेकिन एक अच्छी पहल हुई है। संक्रमण के इलाज से जुड़े मेडिकल साजो सामान पर जीएसटी घटाने पर बने मंत्री समूह यानी जीओएम की सभी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि हमने जीओएम की सिफारिशों से भी कम जीएसटी चार्ज करने का निर्णय किया है। आवश्यक दवाओं और कुछ अस्पताल के उपकरणों और अन्य वस्तुओं पर टैक्स को कम कर दिया गया है। टैक्स में कटौती सितंबर और अगस्त के आखिरी तक लागू रहेगी और समय सीमा को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सीतारमण ने बताया कि जिन उपकरणों और दवाओं से जीएसटी कम किया गया है, उसमें एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% किया गया है। बुखार नापने वाले इक्विपमेंट पर अब जीएसटी 5% लगेगा। शवदाह गृह के इलेक्ट्रिक फर्नेस पर ये 5%, मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, टेस्टिंग किट पर 5% जीएसटी। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब अब टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही महामारी संबंधित दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। सैनिटाइजर, बाइपेप मशीन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। सरकार के फैसले से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दिन भर की खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।